तो ये आपने 3 डायमेंशंस की बात की प्रोफेसर सोमनाथ की, किस तरह से रिवर का स्ट्रेच है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसकी डेप्थ है, वो हमें कंजर्व करना है, उसको बचा के रखना है। लेकिन जब रिवर की रिवाइवल की बात आती है, तो रिवर में जब हम चर्चा कर रहे हैं कि सेल्फ क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपने जिस विषय को उठाया कि फ्लड प्लेन्स का जो एनक्रोचमेंट होता है, हम चाहे दिल्ली में यमुना का देख लें तो बहुत बड़ा हिस्सा, बड़ा हिस्सा यानी बहुत बड़ा हिस्सा एनक्रोच्ड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 959 हेक्टेयर्स। यमुना का स्ट्रेच इतना ज्यादा है नहीं दिल्ली में, लेकिन एनक्रोचमेंट का हिस्सा बहुत बड़ा है। इसी तरह गंगा पर भी बात आती है कि चाहे वो उत्तर प्रदेश या बिहार, बहुत बड़ा हिस्सा नदियों का एनक्रोच किया हुआ है। वो भी एक चैलेंज आता है गंगा के रिजर्वेशन में, गंगा के क्लीनिंग में, की जो बस्तियां बस गई हैं नदी के फ्लड प्लेन्स में, वेटलैंड्स पर, वो वहां से कचरा भी डालती हैं। एक तो उन्होंने वो जगह ले ली नदी की, दूसरा वहां से वो जो कचरा डल रहा है नदी में सीधा जा रहा है, तो वो भी नदी को पोल्यूट कर रहा है। जो रिवर के हम बात कर रहे हैं कि 350 से ज्यादा रिवर स्ट्रेचेस जो हैं वो पोल्यूटेड हैं, और करीब 45 से ज्यादा बहुत ही पोल्यूटेड स्थिति में हैं। तो उनमें कितना जिम्मेदार है ये एनक्रोचमेंट? हाँ, देखिए, एक जो मैं बता रहा था कि अगर नदी को हम सिर्फ पानी के एक सोर्स की तरह से देखा है, तो वो एक हिस्सा है, लेकिन वही हिस्सा हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाती है बिकॉज ऑफ अनदर रीजन कि हम यहाँ से पानी निकाल रहे हैं, नदी से हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे कि मैंने बताया कि अगर ग्राउंड वाटर भी खींच रहे हैं, वो भी इन अ वे इनडायरेक्टली नदी से ही खींच रहे हैं हम पानी। सो वाटर की एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। अब ये एब्स्ट्रैक्टेड वाटर किस तरह से एलोकेट हो रही है, कौन इसे ले रहा है, और वो कितना जिम्मेदारी से इसकी स्टीवर्डशिप कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वहां पे आ जाती है रोल ऑफ गवर्नेंस। और इस गवर्नेंस की जब बात करते हैं तब द इशू इज समथिंग लाइक दिस। एक तरह से तो लीगल एस्पेक्ट्स है, हम लीगल एस्पेक्ट पे चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो सिर्फ इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि वाटर की जो एलोकेशन है, उस एलोकेशन को स्ट्रीमलाइन करना है, सही करना है। और इस कितना पानी कौन निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है, उस पानी को किस तरह से उपयोग करे, और वो किस तरह से पानी को वापस करे। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी गवर्न्ड बाय रूल्स एंड लॉज। तो मैं कहीं से भी पानी निकाल लूं, उसका तो एक आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, सो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। देन देयर आर रूल्स एंड लॉज फॉर व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर दैट मस्ट बी गोइंग बैक इनटू द रिवर। तो वहां पे हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस क्वालिटी के पानी हमने लिया है, उसी क्वालिटी के पानी हम वापस करें। तो हम किस क्वालिटी के पानी हम नदी में डाल सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एक जगह से मैंने पानी निकाला और फिर पानी उसी नदी में डाल दिए, तो नीचे डाउनस्ट्रीम एरियाज में फिर वो पानी खींचा जाएगा और फिर वो पानी की इस्तेमाल होगी और डाला जाएगा। So there is an issue between upstream and downstream use of water. So there is always an issue between upstream and downstream governance units. So हमारी कंट्री में ये इशू तो बहुत लंबे समय से होते आ रहा है। There are, as you rightly said, these are all state issues. So state has complete power over water resources and land resources. So, and land and water, as I was explaining, are linked together. So states have the responsibility and also the onus of maintaining that water. Now the question is, here is a state which is on the upper riparian zone, and here is another state on the lower riparian zone. So what is the relation between these two? What governs कि आप ऊपर के राइपेरियन जोन पे हो तो आप कितना पानी निकाल सकते हो, और हम लोअर राइपेरियन में हैं तो हम कितना पानी निकाल सकते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, इट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ कि कभी सूखा पड़ गया, देन हाउ मच वाटर कैन आई टेक, कभी बाढ़ आ गया, देन हाउ मच वाटर कैन आई टेक, देन, और कभी आपकी जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है वो इस पानी को कितना गंदा बना रहा है या साफ बना रहा है, सो दैट आई गेट समथिंग ऑफ अ पर्टिकुलर एश्योर्ड क्वालिटी. So there are rules that are required to be developed and organized around
how much water to be abstracted as a proportion of water that is available in the river in a given year, given the climatic situation. और आज की जो climate change की situation आ रही है, इसमें तो और भी ज़्यादा important हो रही है. So we have to really understand कि how much, what is the proportion of water that the upper riparian can take, and what is the proportion then that is left for the lower riparians. And it is not just quantity but also the quality. So these are things that need a very strong level of negotiation and understanding. And finally, there has to be a covenant that guides how much, what is the method through which different states are going to manage water. And of course, the central government is there to sort of ensure that there is a working system through which the federal structure in this country has a right. Otherwise, what will happen is we'll see the situation like what we see in Kaveri, for instance. It goes on and on for decades, and there is no end in sight. And by the time there is some kind of a judgment coming in, the river characteristics have changed, the demands have changed. So it has to be a much more dynamic system. So the current system of management wherein the states are doing their stuff and the center is just adjudicating, in the sense that, okay, you will come to us and we'll create a tribunal and we will try and work out how much to be given. That I don't think is a fair way. We have to think again afresh and see how the states can come together, negotiate a treaty in a way, and a covenant, so that they are in a position to identify example. In the European Union, for instance, Europe is very much a federation of different nations, and before the European Union came into existence, there were all these water-related issues. So there are inter-country rivers, and these rivers had their own problems of both quantity and quality. But the moment European Union came into being, and the first one of the major laws that came up was the European Union's Water Framework Directive. And the Water Framework Directive is a small, sharp document of only about 40 articles. And that is something which has developed over the years, but in a way has really demarcated what should the different riparian states do and don't. So the responsibilities and how they're going to manage, these are all documented very well, and they're held to account. Now the question is, as you rightly mentioned again, there are some 1800 odd monitoring stations. So we have the capability now to generate data. We have the capability now to really look at enforcing how much, what is the quantity and what is the quality of water, and not just water. As I again mentioned, in Indian system, we have to think in a much more holistic manner. We have to think about the sediments, we have to think about biodiversity, we have to think about people and their aspirations, and therefore it is much more complex, but it is a doable thing, and we have to move in that direction. Okay.